निमंत्रण मुंशी प्रेमचंद। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? उद्धरण। शास्त्री जी ने पैंतरे बदल कर कहा, मार लिया आज। ऐसा ताककर मारा कि चारों खाने चित। सारे घर का नेवता। सारे घर रका। वह बढ़ बढ़कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब की भी धोखा न हो। पक्का पोड़ा कर लिया है न? उद्धरण। मोटेराम ने मूंछें ऐंठते हुए कहा, ऐसा इसकुन मुंह से न निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है। जो तैयारियां करनी हो कर लो। सोना, वह तो करूंगी ही। क्या इतना भी नहीं जानती? जन्म भर घास थोड़े ही खोदती रही हूं, मगर है घर भर का ना। उद्धरण। मोटेराम, अब और कैसे कहूं? पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में न आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं, मगर उनकी बात सभी समझ ले तो उनकी विद्वत्ता का महत्व ही क्या रहे, बताओ क्या समझीन। मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूं, मगर तुम नहीं समझ सकी। बताओ, विद्वत्ता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादापुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे यह हाँ निर्णय करना मेरा काम है। अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, छेदीराम शास्त्री, भवानीराम शास्त्री, फैकुराम शास्त्री, मोटेराम शास्त्री आदि जब इतने आदमी अपने घर ही में हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाए? सोना, और 7वां कौन है? उद्धरण। मोटे, बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर लेते आना। मोटे, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी छी, पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर पर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो, दिल लगी करते हो। भला कैसे जाऊंगी? उद्धरण। मोटे, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अफसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोनादेवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है, जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनाव को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांधा लो। मेरी मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो। पगड़ी मैं बांधा दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटे, तुम्हें करना ही क्या है? बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा होगा। उद्धरण। मोटे, बस अब विलंब न करो। तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फनकी बना लूं? मोटे, यह मैं नहीं जानता। बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोनादेवी को एक बात याद आ गई। बोली, अच्छा, इन बिच्छुओं को क्या करूंगी? उद्धरण। मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? उद्धरण। सोना, हाँ जी, क्यों नहीं। उतार कर रख क्यों न दूंगी। मोटे, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहने ही से मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से। तुम्हारे बिच्छुओं के पुण्य से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिच्छुए न उतारूंगी। मोटेराम ने सोचकर कहा, अच्छा, पहने चलो, कोई हानि नहीं। गोवर्धनधारी यह बाधा भी हर लेंगे। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना। मैं कह दूंगा इन पंडित जी को फील पाँव हो गया। क्यों, कैसी सूझी? उद्धरण। पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन्म भर पड़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे, पुत्रों, कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो, रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया, तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो, कितने कलंक और लज्जा की बात होगी का मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। प ता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती। यह कोई अपराध नहीं। अलगू, आप ही बता दीजिए। मोटे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगूराम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे। खूब याद कर लो। बेनीराम के पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना।
छेदीराम के पिता हैं पंडित दमड़ी तिवारी, भूलना नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फैकुराम, तुम बेटा बतलाना सेतुराम पाठक। हो गए सब, हो गया सबका नामकरण। अच्छा अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार रहना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? उद्धरण, अलगू पंडित केशव पांडे। बेनीराम, तुम बताओ। दमड़ी तिवारी। छेदी, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल गया। मोटे, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी नहीं याद कर सकते। बड़े दुख की बात है। मुझे पांचों नाम याद हैं, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबरा ये कि सिर पैर की सुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे और यदि पंडित मोटेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक न हो सकता था, पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घरवालों में से किसी एक को छोड़ देना था और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुंह लटका कर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना न दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया, या किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? उद्धरण, मोटे, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ। ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? उद्धरण, चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा, लड़कों से ही इस बात का पता लग सकता है। फैकुराम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा? हमें भी सुनाओ। मोटेराम ने फैकुराम को बोलने का अवसर न दिया। डरे कि यह तो सारा भंडा फोड़ देगा। बोले, अभी यह क्या पढ़ेगा? दिन भर खेलता है। फैकुराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक। हम याद भी कर लें। तिस्प भी कहते हैं, हरदम खेलता है। यह कहते हुए रोना शुरू किया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है। तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो। सुन लिया होगा किसी का नाम। फैकू से जा, बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न का ही रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए। मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो, इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय न था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो माँ। ना लो, रूठे जाते हैं। फिर परीक्षा लेना। मोटे, जब कोई काम पड़ेगा, मना लूंगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटे, और तुम्हारे पिता का नाम? फैकू। उद्धरण, फैकू, बता तो दिया, उस पर कहते हैं, पढ़ता नहीं। उद्धरण, मोटे, हमें भी बता दो। फैकू, सेतुराम पाठक तो है। मोटे, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी कोई नाम बता दो। मोटेराम ने रसिकता से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोनादेवी ने लजाकर सिर झुका दिया। सोनादेवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फैकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठकर तो चले थे, पर कुतूहलवश अभी तक द्वार पर दुबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी। उससे यह तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं, यह ज्ञात न हुआ था। इतने में फैकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ निभता है बेटा? अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए। देखा तो चिंतामणि जी फैकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे हैं। लपक का
लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े। उसे क्यों लिए जाते हो? धूर्त कहीं का दुष्ट! चिंतामणि, मैं कह देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा न होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। उद्धरण। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी। भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर न हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटेराम जी को एक एक पग आगे बढ़ना दुस्तर हो रहा था। भैंसे की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते दुल की चाल से चले जाते थे। और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था और पीछा न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानो दो गैंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम धोती के ढीली हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिरकर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फैकूराम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ निभता है? उद्धरण। फैकू, बता दे तो हमें मिठाई दोगे न? उद्धरण। चिंता, हाँ दूंगा, बताओ। फैकू, रानी के यहाँ। चिंता, कहाँ की रानी? फैकू, यह मैं नहीं जानता। कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थीं। पंडित जी ने सोचा, सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा। जहां भोज होगा, वहां कुछ भीड़ भाड़ होगी ही, पता ल जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े, सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटेराम जी के पास आए तो देखा कि वे पड़े कराह रहे हैं। उठने का नाम नहीं लेते। घबरा कर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र, यहाँ कहीं गड़ा भी तो नहीं है? उद्धरण। मोटे, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछो। चिंता, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता। दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। ले उठ तो बैठ राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे, चल झूठा। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। मोटे, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? उद्धरण। मोटे, इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ, तो भी मुझे विश्वास न आए। चिंता, दूसरा यह बात कहता तो मुंह उखाड़ लेता। मोटे, तो फिर आ जाओ। उद्धरण। चिंता, पहले पंडिताइन से पूछाओ। मोटेराम यह भस्मक व्यंग्य न सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस ऐसा जान पड़ता था, मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंता, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे, बिगड़कर, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दें। मोटे, अबे, हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे है? दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे। कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बिस्वे। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुषों को व अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो, तब कैसे इनकार किया जाए? इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमृति, मिंजली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे, पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्राईताप से कम न थीं। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती, खून की नदी तो पंडित जी ने भी कभी नहीं बहाई। अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी, पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। ज्यों ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित हो कर घर से निकली और उनमें जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले सम्रभूमि में जा पहुंची। पंडित मोटेराम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बगट उठ भागे। पीछे फिर कर भी न देखा। चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा, पर मोटेराम के कदम न रुके।
चिंता अजी, भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, मैं हार गया, भाई, हार गया। चिंता अभी, कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटेराम ने भागते हुए कहा, या करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए, फनकी तैयार है न? सोना, टिफिन के लिए तो कब से बैठी हूँ। तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटे, मैं तुमसे एक नहीं, 1000 बार कह चुका कि मेरे कामों में मत ला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। जमान समझता है, लोभी है, भुक्खड़ है। इसलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं। जिसमें यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि ही नहीं है, भूल गए होंगे। बुलाने को आदमी भेजें। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है, वह मरभूखों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है। मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कोई न कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फनकी, बालकों को खिला दी है न? उद्धरण, सोना, उन्हें तो मैंने सांझ ही को खिला दी थी। मोटे, कोई सोया तो नहीं? उद्धरण, सोना, आज भला कौन सोएगा? सब भूख भूख चिल्ला रहे थे, तो मैंने एक पैसे का चबेना मंगवा दिया। सबके सब ऊपर बैठे खा रहे हैं। सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटेराम ने दांत पीसकर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो वहां क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं। उद्धरण, सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, भूल तो हुई, पर सबके सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जाता था। मोटे, रोते ही थे न रोने देती। रोने से उनका पेट न भरता, बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं, और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देख कर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं। अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता। मुझे बिल्कुल याद न थी। चलो, हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कारचौबीदार तकिया लगा ये तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहां से पकड़ लाए? उद्धरण, मोटे, करता क्या? सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा, आप नहीं चलते तो हरी इच्छा। लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फैकुराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? उद्धरण, फैकुराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए, लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया और उधार रानी ने फैकुराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी। उद्धरण, बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम है पंडित मनरू ओझा। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, जी? उद्धरण, अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया। न यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हतबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटेराम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा, तब रहा सहा हवास भी गायब हो गया। फैकुराम ने कहा, हम बता दें। भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? यह तो विचित्र बात देखी। मोटेराम ने अलगू के पास जाकर कहा, कसे है? अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? उद्धरण, मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है, सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है। सब खराब होगा। लड़के क्या खाएंगे? उद्धरण, मोटे, सरकार, इन्हें बालक न समझें। इनमें जो सबसे छोटा है, यह 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पतले पड़ गईं और भंडारी चांदी की थालों में एक से एक उत्तम पदार्थ ला लाकर परसने लगा, तब पंडित मोटेराम जी की आंखें खुल गईं। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से कैड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थी। घी टपक रहा था।
पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मनो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों का तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाग डॉग करूं? लड़के दो दो पत्ताल मेचे बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तब? चिंतामणि के बिना रंग न गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डर जाएंगे। ओह बड़ भूल हो गई, यह ख्याल मुझे पहले न आया। रानी साहब से कहूं, बुरा तो न मानेंगी। ओह, जो कुछ हो एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूं। रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? उद्धरण, मोटे नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी न थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं। आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया। अभी सुधी आई। उद्धरण, रानी आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। उद्धरण, मोटे मैं अभी आता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। उद्धरण, रानी मेरी मोटर ले लीजिए। उद्धरण, जब पंडित जी चलने को तैयार हुए तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी? उसे क्यों बुला रहे हो? मोटे, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। उद्धरण, सोना मैं क्या तुमसे दब जाती? उद्धरण, पंडित जी ने मुस्करा कर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और है। तू राना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहां बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो। झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। उद्धरण, सोना कहीं लड़के सो जाएं तो? उद्धरण, मोह ते और भूख खुल जाएगी। जगह तो मैं लूंगा। उद्धरण, सोना देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा। उसके पेट में तो शनिच है। उद्धरण, मोटे बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती है। यह न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं। इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पीकर अफ जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा? उद्धरण, चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परमहितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता न था। अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है? उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपकी पड़ती थी। अब सामने पत्थर आ गई होगी। अब थालों में अमृतियां लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियां होंगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो, कितने सुडौल मीवों से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे, मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहाँ यह बहार। बड़े निर्दयी हो मोटेराम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने आएंगे। उद्धरण, चिंतामणि आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पतरा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। उद्धरण, एकाएक मोटर की आवाज आई। उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट, भोजन करके अब यह हाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ीजार, इतनी रात को जगावत है? उद्धरण, मोटे हम हैं हम। गाली न दो। उद्धरण, अमृति अरे दूर मूंछों से, तय कौन है? कहते हैं हम हैं हम। को जाने तय कौन है?
उद्धरण, मोटे अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो, खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। उद्धरण, अमिर्ती ए दुर तोरे मुंह में का लागे, तोर लहास उठे, हमार देवर बनत है डाड़ी जार। उद्धरण, मोटे अरे हम हैं मोटेराम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती, चिंतामणि घर में है। उद्धरण, अमिर्ती ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे, जब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकला, क्या है क्या। उद्धरण, मोटे कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ, रानी साहब ने उन्हें याद किया है। उद्धरण, अमिर्ती भोजन के बाद बुलाकर क्या करेगी। उद्धरण, मोटे अभी भोजन कहाँ हुआ है, मैंने जब इनकी विद्या कर्मनिष्ठा सद्विचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई, मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ, क्या सो गए। उद्धरण, चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे, जी में आता था चलकर मोटेराम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनक विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुआ, रोने लगे, अरे भाई आते हो या सोते ही रहोगे, यह कहते हुए मोटेराम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंता तब क्यों न ले गए, जब इतनी दुर्दशा कर लिए, तब आए, अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। उद्धरण, मोटे अजी वह तर माल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा, तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मयस्सर न हुए होंगे, आज तुम्हें बद कर पछाड़ूंगा। उद्धरण, चिंता, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे, सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता, हमें शनिचर का इष्ट है। उद्धरण, मोटे अजी यहाँ बरसों तपस्या की है, भंडारे का भंडारा सा फकर दे और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे, बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते, चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। उद्धरण, चिंता तो यह कौन बड़ी बात है, यहाँ तो टिकटी पर उठा कर लाए जाते हैं, ऐसी ऐसी डकारे लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खुफिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ली। उद्धरण, मोटे झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार सकता। उद्धरण, चिंता अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग न जाओ तो सही। उद्धरण, एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान न हो। उधर पंडित मोटेराम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंद्वी न बन जाएं और रानी साहब पर अपना रंग जमा लें। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधाने लगे। ज्यों ही मोटर रानी के भवन में पहुंची दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ान लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दो गैंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटेराम ने हांफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। उद्धरण, चिंता तो तुम धीरे धीरे आओ न, दौड़ने को कौन कहता है। उद्धरण, मोटे जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। उद्धरण, चिंता तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। उद्धरण, मोटे मैं न कहता तो रानी तुम्हें पूछती भी न। उद्धरण, मोटेराम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक न सुना। भवन में पहुंचे। रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थीं और रह रहकर द्वार की ओर ताक लेती थीं कि सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आ खड़े हुए और यूं स्तुति करने लगे, हे यशोदे तू बालकेशव मुरारनामा। रानी, क्या मतलब, अपना मतलब कहो। उद्धरण, चिंता, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ, सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रसित अनुग्रहित किया है, उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जिना द्वारा भी नहीं कर सकते। उद्धरण, रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है, वे कहाँ रह गए, पंडित मोटेराम शास्त्री। उद्धरण, चिंता पीछे आ रहा है। सरकार, मेरे बराबर आ सकता है, भला मेरा तो शिष्य है। उद्धरण, रानी, अच्छा तो वे आपके शिष्य हैं। उद्धरण, चिंता, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार। विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। सरकार, मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन अभीष्ट नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वह सभी जानते हैं। उद्धरण, इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते पड़ते हांफते हुए आ पहुंचे और यह देखकर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए।
रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान हैं। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते हैं। उद्धरण, मोटे, सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। उद्धरण, चिंता, जगतारिणी, मैं इनका चरण रज हूँ। उद्धरण, मोटे, रिपुदल संहरिणी, मैं इनके द्वार का कूका हूँ। उद्धरण, रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बड़े हुए। चलिए, भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुनाकर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंता, भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? उद्धरण, भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो, जौन कुछ हुई, सब आए जाए। घबराए का नहीं होत, तुम्हारे सिवाय और कोई जिवैया नहीं बैठा है। उद्धरण, मोटे, भैया, भोज न करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। उद्धरण, चिंता, अजी, सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। उद्धरण, मोटे, अच्छा बताओ, पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे? उद्धरण, चिंता, मैं जाता हूँ भीतर से सब चीजें एक साथ लिए आता हूँ। उद्धरण, मोटे, धीरज धारो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। उद्धरण, चिंता, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे। नहीं तो लाओ, मैं चटपट भोग लगा दूं, व्यर्थ देर करोगे। उद्धरण, इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए, रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध अधारा, समुझ मन दुख भयउ अपारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बनाए। उल्टी पलटी लंका कपी जारी, कूद पड़ा तब सिंधु मझारी। जेहि पर जाकर सत्य सनेहू, सो तेहि मिले न कछु संदेहू। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है तो वे भी अपनी विद्वत्ता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्रा, कोई कविता याद न आई। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया, राम भज, राम भज, राम भज रे मन। इन्होंने इतने ऊंचे स्वर से जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटेराम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज, अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बालवृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐंठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। पर यह किसे मालूम था कि विधि वाम उधार कुछ और ही कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई थी, भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आना पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचकचाकर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र? कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। उद्धरण, मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है? यह ससुर आया किधर से? उद्धरण, रानी पास ही खड़ी थी, उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया? यह रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। उद्धरण, चिंता, सरकार, आचार्यों ने इस विषय में। उद्धरण, मोटे, कोई हर्ज नहीं है, सरकार, कोई हर्ज नहीं है। उद्धरण, सोना, भाग्य फूट गया। जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तभी विपता फौट पड़ी। उद्धरण, चिंता, सरकार, स्वान के मुख में अमृत। उद्धरण डॉट डॉट, मोटे, तो अब आज्ञा हो तो चलें। उद्धरण, रानी, हाँ और क्या? मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए, टामी। भंडारी, ये पत्थर उठाकर मेहतर को दे दो। उद्धरण, चिंता, सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे, बस चलता तो कुत्तों का गला घूंट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं परत है, इन्हें काहे नहीं ख्वाया देत को। उद्धरण, चिंता, मोटेराम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उद्धरण, सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहे हैं, अब काहे नाही बोलत बनत? मुंह में दही जम गया, जीभ ही नहीं खुलत है। उद्धरण, चिंता, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता। उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया।
सारी अभिलाषाएं मन में रह गईं। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं। सोना, सारी मनुष्य ही निकल गई। घर ही में गरजे के शेर हैं। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चों को खिला दो। ये बेचारे क्यों भूखों मरे। क्यों फैकुराम, मिठाई खाओगे? उद्धरण, फैकू, इसीलिए तो आए हैं। उद्धरण, रानी, कितनी मिठाई खाओगे? उद्धरण, फैकू, बहुत सी, हाथों से बताकर इतनी। उद्धरण, रानी, अच्छी बात है। जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वह बतानी पड़ेगी। बताओगे न? उद्धरण, फैकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। उद्धरण, रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई न मिलेगी। समझ गए? उद्धरण, फैकू, मत दीजिएगा। मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। उद्धरण, रानी, अपने पिता का नाम बताओ। उद्धरण, मोटे बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती। उसने तो आते ही आते बता दिया था। उद्धरण, रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है? उद्धरण, चिंता, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। मोटे, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक न होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते। दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। उद्धरण, रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं। बोलो फैकुराम, चुप क्यों हो, फिर मिठाई न पाओगे। चिंता, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। उद्धरण, मोटे, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आए हैं। वह नहीं बताता। तुम्हारा साझा आए वहां से बड़े खैरख्वाह बन के। उद्धरण, सोना, अरे हाँ, लड़कन से ही सब पवारा से का मतलब। तुमका धर्म परे मिठाई देव, न धर्म परे न देव। ईका की बाप का नाम बताओ तब मिठाई देव। उद्धरण, फैकुराम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डॉटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डॉटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते? बोलो बेटा। उद्धरण, मोटे, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। उद्धरण, चिंता, इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है, भाई। उद्धरण, मोटे, अब हम इस द्वार पर कभी ना आएंगे। यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। उद्धरण, अलगू, कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दूं। मोटे, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है। चलो, यहाँ से चलें। अब भूल कर यहाँ न आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना। तभी तो देश में आग लगी हुई है। उद्धरण, चिंता, मोटेराम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बातें न करनी चाहिए। उद्धरण, मोटे, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले हैं। तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण? उद्धरण, चिंता, जो कुछ मन चाहे कह लो। चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते तब तुमसे क्या बातें करूं। ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। उद्धरण, मोटे, पेट के गुलाम हो। ठकुरसोहाती कर रहे हो कि एकाध पत्तल मिल जाए। यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंता, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े, मैं छोटा, अब और क्या कहूँ। तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। उद्धरण, रानी, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी। उद्धरण, इसका बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया। फैकुआ नाव बताया देता। काहे रे, अपने बाप केर नाव बताया देते। उद्धरण, फैको, और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। उद्धरण, मोटे, चिंतामणि ने रंग जमा लिया। अब आनंद से भोजन करेगा। उद्धरण, सोना, तुम्हारे को विद्या काम न आई। तौन बाजी मार लेगा। उद्धरण, मोटे, मैं तो जानता हूँ, रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। उद्धरण, सोना, मैं तो ओकरा मुंह देखत ताड़ गई कि हमका पहचान गई। उद्धरण, इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधार चिंतामणि की पांचों अंगुली घी में थी। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयां परोस रही थी, वार्तालाप भी होता जाता था। रानी, बड़ा धूर्त है। मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को भेष बदलकर लाते उसे लज्जा न आई। चिंता, मुझे कोस रहे होंगे। उद्धरण, रानी, मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा था, बच्चा, तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टामी को बुला लिया। चिंता, सरकार की बुद्धि धन्य है।